सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 11th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारे सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज बिल्कुल ही स्क्रैच से। सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक जितने पढ़ चुके हैं, सारे ही टॉपिक मैंने बिल्कुल ही बेस से उठाए हैं आपके लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आगे फ्यूचर में कभी भी ना आए। अभी फिलहाल में हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, आपके हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये वाला जो चैप्टर है आज इसकी लास्ट वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े बहुत ही सारे, लगभग 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हमने। उसके बाद 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हमने, है ना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजें पढ़ी। वो सारे ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे प्रिंसिपल, सारे कॉन्सेप्ट्स हर जगह अकाउंटिंग में आपको लगेंगे। उनको आपने बड़े ध्यान से पढ़ा। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप सारी चीजें नोट डाउन करते जाओ, तो आपने लिखी भी होंगी होपफुल, है ना, होपफुली आपने सारे नोट्स बनाए भी होंगे। सो वो सब चीजें थी। आज की ये जो वीडियो है ये इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी सी ही वीडियो रहेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक नहीं है और इसका मेरे हिसाब से तो इस पे से कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है ना। ज्यादातर तो क्वेश्चन नहीं आता है हमारे पेपर में, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक है नहीं। इस पूरे चैप्टर का बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, क्यों बनाया गया, क्या वजह थी एंड वगैरह वगैरह, ये सब टॉपिक इसमें आएंगे। तो अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसको और जल्दी से खत्म करते हैं इस टॉपिक को और हमारे चैप्टर को। फिर अपन बढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स की तरफ और आगे वाले सब्जेक्ट्स की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ गाइडलाइंस जनरली एक्सेप्टेड accounting principles that helps in preparation and presentation of financial statement। बहुत सिंपल डेफिनेशन। क्या होते हैं ये सर? ये कुछ ऐसी जनरल गाइडलाइंस होती हैं। याद करो अपने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी में भी यही डेफिनेशन पढ़ी कि दीज आर सम जनरल गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये कुछ ऐसी जनरल गाइडलाइंस होती हैं, कुछ ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो सबके द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। किस चीज के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और उसको प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, फिर से एक बार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने और प्रेजेंट करने के लिए जो जनरल गाइडलाइंस यूज करी जाती हैं, जो प्रिंसिपल्स यूज करे जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। आ गई बात समझ में? सो दिस इज द डेफिनेशन दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ गाइडलाइंस जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स व्हिच हेल्प अस to present and prepare all the financial statements। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए जो भी जनरल गाइडलाइंस, जो भी रूल्स यूज हो रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेंगे। आ गई बात समझ में? आसान टॉपिक था ये तो, है ना। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको समझ आ गया होगा कि सर एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि आपको इस हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। They are considered as accounting standards। क्लियर है? यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं आई। अब ये चीजें हुई क्यों? बेसिकली ये समझो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पीछे मेजर रीजन क्या था। भैया ये जो अकाउंटिंग है ये आज से तो चालू हुई नहीं है ना, 2 4 5 साल 10 साल से पहले तो स्टार्ट हुई नहीं है, ये बहुत पहले से स्टार्ट होती आई। जैसे जैसे लोग मॉडर्नाइज हुए, चलो साइंस तो और भी पहले से था, बट अकाउंटिंग की अगर बात करें, अकाउंटेंसी की अगर अपन बात करें, तो भाई जैसे जैसे लोग मॉडर्नाइज हुए, बिजनेसेस बढ़े तो लोगों को ये बड़ी समस्या आने लगी कि यार बिजनेस को हम देखें कैसे, क्योंकि छोटा बिजनेस है, आप सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू लिख रहे हो कि हाँ भाई इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, आप यूज कर सकते हो। सिंगल एंट्री सिस्टम भी एक अकाउंटिंग ही है बेसिकली। तो लोगों ने धीरे धीरे जैसे जैसे लोग मॉडर्नाइज होते गए, उनका जो लिखने का तरीका है, मतलब अकाउंट्स लिखने का जो तरीका है, अपने जो हिसाब किताब लिखने का तरीका है, वो और इवॉल्व होता गया। धीरे धीरे वो इवोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ा
कि अब होता क्या है कि भाई इंडिया में लोग अलग तरीके से बना रहे हैं, इंग्लैंड में लोग अलग तरीके से अकाउंट्स बना रहे थे, जापान में अलग तरीके से बना रहे थे, चाइना में अलग तरीके से बना रहे थे, इवन इंडिया में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अकाउंट्स बनाए जाते थे। तो अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने बोला कि यार यहाँ तो अब बड़ी समस्या जा रही है, अब कितने फॉर्मेट याद करोगे आप। सपोज मुझे अगर मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ का फॉर्मेट याद कर लिया, अब मुझे अगर बेंगलोर जाना है नौकरी करने तो मेरे को वहाँ का फॉर्मेट फिर याद करना पड़ेगा, मुझे विदेश जाना है, मेरे को अमेरिका जाना है नौकरी करने तो मेरे को वहाँ का फॉर्मेट फिर याद करना पड़ेगा, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो उन्होंने बोला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, IASC बनाई गई, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई 1973 में। 1973 में इस कमेटी को बनाने का, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को बनाने का मेजर पर्पस ही यही था कि इन्होंने कुछ एक वो दिए, स्टैंडर्ड्स दिए हमें। ये स्टैंडर्ड्स मैं आपको लगा दूंगा, मैं पूरे स्टैंडर्ड्स तो यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो ये स्टैंडर्ड मैं आपको लगा दूंगा, आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे आपको। ये स्टैंडर्ड्स जो थे ये बेसिकली बनाए गए कि अगर हमने इस तरीके का फॉर्मेट, सपोज हमने जर्नल का फॉर्मेट आपको दे दिया है कि जर्नल का फॉर्मेट ऐसे बनता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तो आपको यहाँ अगर ऐसा बन रहा है तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम बनेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम बनेगा। इसका मेजर पर्पस यही था कि जितने भी अकाउंटिंग आप कर रहे हो, जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे हो, जिस भी चीज की आप कर रहे हो, भले वो कोई फैक्ट्री में हो, कोई कंपनी में हो, कोई घर में हो, कोई ऑफिस में हो, किसी प्रकार की कोई दुकान में हो, कोई बड़ी जगह पर हो, कहीं पर भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, हॉस्पिटल, स्कूल्स, व्हाटएवर जो भी, जहां पे भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, वो सारे अकाउंटिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, वो सारे अकाउंटिंग एक सिंगल तरीके से चलेंगे, उनका जो फॉर्मेट रहेगा वो सेम रहेगा सब जगह, वो भले इंडिया में हो चाहे विदेश में, वो भले जहाँ मैं रहता हूँ नर्मदापुरम में यहाँ हो या फिर बेंगलोर में, डजेंट मैटर, हर जगह ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये कैसे चलेंगे, बिल्कुल ही सेम चलेंगे। आगे बात समझ, बिल्कुल सेम चलेंगे, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकते। उन्होंने सबका एक स्टैंडर्ड बना दिया, फ्रॉम जर्नल, फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन अप टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हो, भले कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, ट्रेडिंग एंड P&L हो, बैलेंस शीट हो, हर चीज के उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया। और हर चीज के स्टैंडर्ड बनाने के साथ साथ उन्होंने बता दिया कि सबको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है, और उनको बोला गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले उसका नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी था, IASC था, है ना, 1973 में। आगे चल के उसका नाम चेंज कर दिया गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड कर दिया गया, IFRB कर दिया गया, ठीक है। होगी उनकी कुछ वजह, व्हाटएवर जो भी रीजन था, जिस वजह से उन्होंने उसका नाम चेंज किया। अब इंडिया पे बात आई, इंडिया में जो ICAI है, आप में से कई बच्चों का भी सपना होगा अगर आपने कॉमर्स लिया है कि मुझे CA बनना है, तो CA बनने के लिए जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, दैट इज नोन एज ICAI, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ICAI जो होते हैं, ICAI इज बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अलावा वो एक ऐसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, पूरी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका मेजर काम होता है कि इंडिया के अंदर अकाउंटिंग जो है वो सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से चलती रहे। तो यही कमेटी जो है ये ऊपर जाकर ये जो बोर्ड है इसकी भी मेंबर बनी, ठीक है। ICAI जो है वो भी आगे जाके किसकी मेंबर बनी, इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड की मेंबर बनी। अब ICAI मेंबर तो बन गई, ICAI ने बोला कि सर मेरे मतलब हमें तो नहीं समझ आ रहा आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम हमारे इंडिया में हमारा खुद का स्टैंडर्ड चलाएंगे, ठीक है। ICAI established ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन 1977। पहले तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1977 एस्टैब्लिश किया। इंटरनेशनली कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1973 में। हमारे इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुआ, 1977 में। ICAI ने एस्टैब्लिश किया हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB एस्टैब्लिश हुआ 1977 में। इसका भी मेजर काम वही था, देखना कि सभी लोग एक से अकाउंट बनाएं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी कंफ्यूजन जो भी अकाउंट्स बनाते समय हो रही है वो सबको दूर करना इस कमेटी का काम बना। आगे चल के ICAI के दिमाग में आई कि यार हमें तो मजा नहीं आ रहा है या हमें तो समझ नहीं पड़ रही है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तरीके। तो ICAI सेड कि नहीं,
हम हमारे खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे और हम हमारे हिसाब से सारे काम करेंगे। तो पहली बार इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए, IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। इस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से कुछ चीजें ली गई इंटरनेशनल से, कुछ चीजें हमने मिलाई और जोड़ मोड़ के सारा एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया और बोला गया कि भैया इंडिया में तो ये चीज चलेगी। इंटरनेशनल जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है बहुत अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ना होगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग पढ़ लेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी। बट इंडिया में अगर आपको अकाउंट्स बनाने हैं, तो इंडिया में अगर आपको बनाना है तो आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाएगा। तो ये पहले तक तो चलता रहा, 1977 से लेकर 2013 तक तो इन्हीं के स्टेटमेंट्स चले। फिर बाद में चल के 2013 में जब पहली बार हमारा कंपनी एक्ट वापस से चेंज हुआ, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट्स आए, तो कंपनीज एक्ट में जब अमेंडमेंट आया 2013 में, तो पहली बार नाम देखा गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये थोड़े से चेंज है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, बिकॉज दे आर अडॉप्टेड बाय इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के हिसाब से उनको अडॉप्ट किया गया और उनको बनाया गया, ठीक है। तो ये होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, आपको मीनिंग समझ आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी क्यों बनाई गई थी ये समझ आया, क्योंकि भाई सभी लोग अलग अलग अकाउंट बना रहे थे तो उनको यूनिफॉर्म करने के लिए बनाई गई। बाद में कब बनाई गई, 1973 में। फिर उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड कर दिया गया सर। उसकी मेंबर कौन थी, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी की मेंबर कौन था, ICAI था सर, हमारे यहाँ का इंडियन चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया था, ठीक है सर। ICAI वहां का मेंबर था। उसने क्या एस्टेब्लिश करा, उसने एक बोर्ड एस्टेब्लिश करा जिसको बोला गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1977 1977 में 1977 में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया गया। इसका भी मेजर काम क्या था कि इंडिया में जो अकाउंट्स सीखे जा रहे हैं वो सही तरीके से चलते रहे। अब 1977 से लेकर 2013 तक तो इसके द्वारा बनाए गए सारी चीजें चली। फिर 2013 में हमने पहली बार इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए और आज भी हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। क्लियर है ये सारी बातें। हालांकि ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये इतना छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना, आपकी बुक्स में इसको बहुत ही ज्यादा एलैबोरेटेड तरीके से दिया गया है, बट अपन सिर्फ वो चीजें पढ़ रहे हैं जो अपने काम की है ना। बेसिकली जैसे मैंने बताया ना, इसमें से बहुत रेयरली होता है कि कोई क्वेश्चन आए, बट अगर आता है तो आप थोड़ा बहुत उसमें लिख के आ सकते हो इन चीजों की मदद से। तो अपने को जो मेन चीज है अपने को सिर्फ वही पढ़ना है। अपने को ये मतलब नहीं है कि भाई उसके अंदर इतना डीप में क्यों लिखा गया है, क्या है, डजंट मैटर, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इतना सब सुनने के बाद आपको वैसे ही ऑब्जेक्टिव समझ आ गए होंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव होते क्या है, और वही सब यहाँ लिखेंगे। मिनिमाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी, जितनी भी डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज लोग अपना रहे थे, उनको क्या करना, मिनिमाइज करना। नहीं भैया अलग अलग नहीं, एक से अपनाएंगे सब, ठीक है। बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन था ना हमारे भाई, नॉर्थ में कुछ और तरीके से लिख रहे हैं, साउथ में किसी और तरीके से लिख रहे हैं, ईस्ट में किसी और तरीके से लिख रहे हैं, वेस्ट में किसी और तरीके से लिख रहे हैं, सेंट्रल इंडिया में किसी और तरीके से लिख रहे हैं। हर जगह अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग लिखी जा रही थी, तो उन्होंने क्या करा, उसको मिनिमाइज करा, उसको कम करा, और कम करने के साथ साथ एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एस्टैब्लिश किया गया। तो मिनिमाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी, जितनी भी डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज थी हमारी, उनको क्या करा गया, मिनिमाइज करा गया, कम किया गया। प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी जागी लोगों के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने की। आज के समय में बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L, ज्यादातर लोग समझ जाते हैं कि हाँ भैया ये बैलेंस शीट में फलानी जगह क्या लिखा है, इस जगह क्या लिखा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। आप देखोगे, अभी तो नहीं, अभी आप 11th में हो, 12th में जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भैया बैलेंस शीट तो सर दो प्रकार से बन रही है, एक हॉरिजॉन्टल बन रही है, एक वर्टिकल बन रही है। क्या डिफरेंस है दोनों में, किस तरीके से काम करता है। और जब हम नेट पे से अगर निकाल रहे हैं तो हमें वो खड़ी वाली बैलेंस शीट मिल रही है, वो आड़ी वाली बैलेंस शीट तो कहीं मिलती नहीं, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं 11th और 12th में उस चीज को। 12th में पूरी एक बुक में वही की वही बैलेंस शीट है, 12th में 3 बुक्स हैं, तो पहली बुक में तो वही की वही बैलेंस शीट है। यहाँ 11th में भी सर हमने जितनी बार बैलेंस शीट बनाई उतनी बार वो आड़ी वाली बनाई, तो खड़ी वाली क्यों आ रही है हर जगह। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये आपको हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझने में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग और P&L जब आप बनाओगे तो वो भी बहुत चेंज्ड बनेगा। यहाँ पे कुछ और तरीके से बनाओगे 11th में, 12th में कुछ और तरीके से बनाओगे।
ये आपको हेल्प करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ने में कि भैया दोनों में डिफरेंस क्या है, चीजें सेम है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया, बनाने का तरीका चेंज हो गया, प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो गया, बिकॉज ऑफ अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से। तो प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्रमोट करता है अच्छी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड थर्ड इज हेल्प इन कंपैरिजन, क्योंकि अगर सभी लोग एक सा अकाउंट बनाएंगे, डाइवर्स तरीके से नहीं बनाएंगे, एक सा अकाउंट बनाएंगे तो भाई कंपेयर करने में हेल्प हो जाएगी। मुझे दूसरी कंपनी का हेल्प कंपेयर करना है, सपोज दिल्ली में मैं बैठा हूँ और बेंगलोर बेस्ड किसी कंपनी से मुझे कंपेयर करना है अपने आप को, तो मैं आसानी से कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो पूरे इंडिया में एक सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा है। तो इट हेल्प्स इन कंपैरिजन। एंड द लास्ट वन इज एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। ये थोड़ा सा क्या है, रिलायबल होगा इन पे, मतलब आप भरोसा कर सकते हो, दे आर मच मोर रिलायबल देन प्रीवियस वन। पहले जो चलते आ रहे थे वो इतने ज्यादा रिलायबल नहीं थे, बिकॉज सब अपने अपने हिसाब से बना रहे हैं। अब किसी में कोई टॉपिक को लिखने का तरीका कुछ और है, किसी में कोई टॉपिक को लिखने का तरीका कुछ और है, तो आप किसी को भी रिलायबल नहीं बोल सकते थे। बट जब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए, जितने भी अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, दे आर रिलायबल, आप उन पर भरोसा कर सकते हो, दे आर रिलायबल, बिकॉज सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से बनता है, और कोई भी अगर उसमें कोई भी गलती करेगा तो फटाक से पकड़ में आ जाएंगे। सो दे आर रिलायबल, वो आप उन पर भरोसा कर सकते हो। क्लियर? तो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि सर ये डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज को कम करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में हेल्प करता है, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, और रिलायबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिलाय कर सकते हो। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, इसको आप नेचर भी बोल सकते हो, इसको आप ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। ठीक है सर, हमारी बुक में तो कुछ लिमिटेशंस भी दी गई हैं, फिर और भी कई टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आप चाहो तो एक बार डायरेक्टली गो थ्रू करके देख सकते हो उन टॉपिक्स पे, डजंट मैटर। मेरे हिसाब से जो काम के टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे पढ़ा दिए, मैंने आपको बता भी दिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के बारे में, मैंने बता दिया आईसीआई ने क्या एस्टैब्लिश किया था, फिर वो चेंज कैसे हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब आया, फिर अपन ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े। बस यही चीज मेरे हिसाब से रिलायबल होनी चाहिए। यही चीजें ऐसी है जिसको आप मतलब आराम से पढ़ के और वहां पर पेपर में आपके जो भी आता है आप बहुत आसानी से लिख कर आ सकते हो। उसके अलावा 2-3 टॉपिक और भी बच रहे हैं, बहुत ही डेप्थ वाले टॉपिक हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा मैंने जैसे बताया कि खास टॉपिक है नहीं, क्योंकि इसमें इसी चैप्टर में इससे अच्छे टॉपिक्स और रखे हुए हैं जो पेपर में आ सकते हैं, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ो, इसको भी पढ़ो, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ो, बट जो चीजें मैंने नहीं बताई हैं इस वीडियो में, अगर आपको उसको पढ़ने की इच्छा है, ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 2-3 ही टॉपिक हैं, लिमिटेशंस और वगैरह वगैरह, तो आप चाहो तो एक बार गो थ्रू करके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएंगे वो, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई समझाएगा तो ही आप समझ सकते हो उस चीज को, बहुत अच्छे से समझ आएंगे। यहां पर होता है ये वाला चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। अब आप चाहो क्या, आपको इसके नोट्स बनाने ही है ना, इसके नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से। जो टॉपिक्स अपन ने देखे हैं वो नहीं देख पाए हैं वो देखो, एक बार गो थ्रू करो, और अगर उसमें कोई डाउट आता है तो मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो आप मुझे बढ़िया कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसको तरीके से उस पर वीडियो बना के और आपको फिर से समझा दूंगा। कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, 10-15 मिनट की वो भी वीडियो बनेगी, ये भी इतनी देर की है। तो अपन खत्म करते हैं, ये वाला चैप्टर यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ, खत्म हुआ पूरी तरीके से, विच इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अच्छे से समझ आया पूरा चैप्टर मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो में ही हमने कवर कर दिया, ज्यादा से ज्यादा ये चौथी वीडियो होगी। तो हमने 3-4 वीडियोस में पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। होपफुली आपको सारे चैप्टर के सारे टॉपिक समझ आए होंगे, जो नहीं आए प्लीज कमेंट इट, है ना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। Till then, thank you so much guys, all the best for your future, please like, share, subscribe my channel, and thank you so much.